नमस्कार, फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। हम है फरीदाबाद में, वो शहर जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये शहर है हरियाणा की इंडस्ट्रियल राजधानी। यहाँ इंडस्ट्रीज इतनी सारी हैं और इन इंडस्ट्रीज का योगदान फरीदाबाद के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। लेकिन इंडस्ट्रीज के अलावा भी फरीदाबाद अपने लिए तरक्की की नई राह गढ़ रहा है, और कैसे ये बन सकता है भविष्य का शहर, क्योंकि है कि फरीदाबाद में वो बात है जो इसे हासिल करवा सकती है वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। हम हैं अपने खास मेहमानों के साथ समझने के लिए फरीदाबाद में छिपी संभावनाओं को और कैसे इन संभावनाओं को तरक्की की राह पर ले जाया जाए। हम आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कुमारी शारदा राठौर से, जो एमएलए हैं फरीदाबाद से और संसदीय सचिव भी हैं। शुक्रिया मैम हमारे शो में शामिल होने के लिए। मिस्टर प्रशांत भल्ला, चेयरमैन मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अनिल जिंदल, सीएमडी एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और हमारे साथ खास मेहमान है फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं बल्ला सिंह साहब। आपको बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज में, अपने काफी व्यस्त रहते हुए वक्त निकाला हमारे लिए। और दूसरे मेहमान है राजीव कपूर साहब, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है जेसीबी लिमिटेड के। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल बल्ला सिंह साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में मुख्य तौर पर कमान होती है फरीदाबाद के विकास को लेकर के, प्रशासन को लेकर के। इंडस्ट्री के साथ एक अच्छी बात देखी को प्रशासन से बड़ा खुश रहता है कि नहीं काफी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन कहा जाता है इंडस्ट्री के बारे में कि जो प्रशासन से जो समय समय पर सपोर्ट मिलना चाहिए तो मिलता रहता है, लेकिन अभी भी काफी संभावनाएं हैं। आप कितनी संभावना देखते हैं और सरकार की उसमें भूमिका कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, आज के सिनेरियो के अंदर मैं समझता हूं कि किसी भी जगह की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में ना माप करके मिनट्स के अंदर मापी जाती है। एंड उसके लिए दैट मीन्स कि कनेक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। अब बदरपुर फ्लाईओवर के बाद जो गुड़गांव को, फरीदाबाद को जो एकदम से बूस्ट मिला है, इट हैज बीन ए माइलस्टोन। तो उसी का एक बदरपुर फ्लाईओवर की कंप्लीशन, दूसरा गुड़गांव एंड फरीदाबाद जो एक्सप्रेसवे है, इसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डेडिकेट किया गया पब्लिक को। उसकी ओपनिंग के बाद अब फरीदाबाद की एंड कनॉट प्लेस का डिस्टेंस 40 मिनट का डिस्टेंस है, और फरीदाबाद से और गुड़गांव का ये डिस्टेंस हार्डली अब 25-30 मिनट्स का डिस्टेंस रह गया इन दोनों शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है। और यही कनेक्टिविटी हम अब हमारा जो 2031 का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर हम प्रपोज कर रहे हैं नोएडा से भी ये कनेक्टिविटी होने की। ये कनेक्टिविटी नोएडा से होने के बाद इन तीनों शहरों में, नोएडा, फरीदाबाद एंड गुड़गांव, जो ये ट्राई सिटी है, इनके अंदर फिर फरीदाबाद, आई डोंट थिंक फरीदाबाद विल बी एनीमोर। बिल्कुल, लेकिन शारदा मैम आपसे समझना चाहूंगी क्या ये रोड की दूरी कम करने से मंजिल ज्यादा करीब आ रही है, या इसके अलावा भी फरीदाबाद को किन चीजों की जरूरत है जो आप महसूस करती हैं और आप जिन पर काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, कनेक्टिविटी विकास की सबसे पहले मैं कहूंगी दूरी हम इसे मानकर चलते हैं, क्योंकि दूरी कम होने से हमारा निवेश बढ़ता है, औद्योगिक धंधे हमारे मजबूत होते हैं, और इसी तरह साथ साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत भी 700-800 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, जिसमें हमारे सीवरेज, पानी की सप्लाई, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर आने वाली रोड्स हैं, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, सर्विसेज हैं, जो 180 बसेज हमने चलाई हैं, और साथ ही साथ हम सिटी डेवलपमेंट प्लान 2 जो फेज 2 में हमारे पास पैसा आने वाला है, वो भी हमारे पास आएगा, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, और हर क्षेत्र में यहाँ काम किया जा रहा है, चाहे वो शहरी विकास है, चाहे ग्रामीण विकास है। और मैं साथ साथ यहाँ यह भी गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि जहाँ हमारी सरकार हमारा पूरा सहयोग कर रही है, वहाँ फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। यहाँ के सामाजिक उत्थान के लिए, यहाँ के आर्थिक उत्थान के लिए, यहाँ के हमारे उद्यमी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और फरीदाबाद जो कभी हरियाणा की एक पहचान बना हुआ था, पिछले कुछ समय में किन्हीं कारणों से थोड़ा पिछड़ा, लेकिन पिछले 7 वर्षों में पुराने स्वरूप की तरफ फरीदाबाद लौट कर आ रहा है।
फरीदाबाद तेजी से जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे थे सरकार और इंडस्ट्री की जो सहयोग है जिसका जिक्र आप कर रही थी, वाकई काफी सराहनीय रहा है। चूंकि हम लोग कई शहरों में देखे, लेकिन इतना सहयोग और अच्छी बात है कि सब लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की शिकायत नहीं होती है। लेकिन एक चीज आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। हम आपसे जानना चाहेंगे राजीव कपूर साहब, आप जेसीबी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हैं, कि जब भी एनसीआर का नाम लिया जाता है तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तक लोग आकर रुक जाते हैं। फरीदाबाद का नाम थोड़ा सा देर से आता है, कई बार नहीं भी आता है। क्या इसके पीछे वजह क्या मानना है, क्या मिसिंग है फरीदाबाद में? तो देखिए, फरीदाबाद में मिसिंग कुछ नहीं है। और जैसे शारदा मैम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद अपनी गौरवान्वित स्थिति में वापस आ रहा है। एनसीआर शब्द का जब कॉइन किया गया था तब फरीदाबाद उस वक्त उस स्थिति में नहीं था कि इसको उसमें इंक्लूड किया जाता। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा फरीदाबाद के बारे में हिस्ट्री बैकग्राउंड देना चाहूंगा। फरीदाबाद शहर इंडस्ट्रियल सिटी 1952 में स्थापित किया गया था उन लोगों के लिए जो भारत पाक के विभाजन के बाद यहाँ पे स्थापित किए गए थे। वो जो स्पिरिट है, जो जज्बा था कि हमने कुछ करके दिखाना है और हमने अपने आप को दोबारा, अपने परिवार को दोबारा खड़ा करना है, ये वही जज्बा है जो इस वक्त फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज को आगे रखे हुए है। कोई भी परिस्थिति रही हो, फरीदाबाद की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इसी जज्बे को आगे रखते हुए आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अब वापस आते हैं आपका जो सवाल है। यस, फरीदाबाद पिछले, आप अगर 20 साल पहले जाएं तो फोकस फरीदाबाद से थोड़ा सा हट गया था। खुशी है कि पिछले 4-5 साल से ये फोकस दोबारा पुनः वापस आ गया है। काफी सारी स्कीम्स हैं। बदरपुर फ्लाईओवर का साहब ने जिक्र किया, मेट्रो की बात हम कर चुके हैं, गुड़गांव एक्सप्रेसवे की हम बात कर चुके हैं। ये जब सब सामने चीजें आ रही हैं, इसके बाद फरीदाबाद का विकास मेरे हिसाब से बिल्कुल निश्चित है। और बड़े प्राइड के साथ हम ये कह सकते हैं कि जब भी एनसीआर की बात होगी, फरीदाबाद विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनसीआर डेफिनेशन। सिंह साहब, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से भी बात करने पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी बीच में रही है। एक समय रहा है जिसे फरीदाबाद ने मिस किया है। उस गुजरे समय का जो है वो आप उसे कैसे बदलेंगे कि वो जो मिस्ड बात है वो पुरानी ही रह जाए और फरीदाबाद एक नई राह पर चल सके? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकर जरूर आए हैं फरीदाबाद के ग्रोथ पाथ में। बिल्कुल, मैं वो वही कनेक्टिविटी बात को आगे बढ़ाते हुए, नोएडा ने जो पिकअप किया वो डीएनडी बनने के बाद उसको एक स्पेशल बूस्ट मिला। फरीदाबाद को NH10 की इंप्रूवमेंट, गुड़गांव को NH10 की इंप्रूवमेंट के बाद बहुत ही बूस्ट मिला है। तो ये वाला, एंड फॉर फरीदाबाद बदरपुर यूज्ड टू बी अ नाइटमेयर, एवरीबडी नोज दैट। तो उसके बाद अब मेट्रो, जिस तरह मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एंड नवंबर 2014 तक मेट्रो एक्चुअल में यहाँ अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी। NH जो 2 है, दैट्स गुड़गांव आगरा, दिल्ली आगरा, इसको 4 लेनिंग इसका 10-15 दिन के अंदर या मैक्सिमम महीने के अंदर इसकी 6 लेनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैक्सिमम इसको 2-3 ईयर्स लगेंगे कंप्लीट होने के अंदर। ये 2 चीजें कंप्लीट होने के बाद मेट्रो, जो कि बल्कि इसको हम और भी आगे से बढ़ा रहे हैं, इसको बल्लभगढ़ तक लेके जा रहे हैं मेट्रो को। एंड जो 6 लेनिंग होगी NH2 की, प्रपोज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रपोज किया है कि इसको बिल्कुल एलिवेटेड बनाया जाए, फरीदाबाद के बिल्कुल ऊपर से जाया जाए। ये इस तरह की मेट्रो एंड ये जो 6 लेनिंग होने के बाद फरीदाबाद की तरक्की को 4 चांद लगेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल, यानी बुनियादी जरूरतों पे काम हुआ जा रहा है। लक्ष्य पर बहुत फोकस है फिलहाल, और कनेक्टिविटी के मामले में फरीदाबाद तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी। और यही बात जो है अभी फिलहाल फरीदाबाद को सबसे हैपनिंग डेस्टिनेशन बनाती है एनसीआर के इर्द गिर्द। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में हम हाजिर हो रहे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। हमारे ये खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद को और क्या चाहिए भविष्य का शहर बनने के लिए। फ्यूचर
सिटीज ऑफ इंडिया में हम हैं फरीदाबाद में, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीदाबाद कैसे बन सकता है भविष्य का शहर, क्योंकि फरीदाबाद में वो सारी पोटेंशियल हम देख रहे हैं जो इसे भविष्य का शहर बना सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी यहाँ एग्जिस्ट करती है और एक नई पहचान जो पिछले 5-6 साल में फरीदाबाद को मिल रही है वो है एक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के तौर पर। मेरे साथ है SRS रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के CMD डॉक्टर अनिल जिंदल। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि फरीदाबाद को एक ऐसा डेस्टिनेशन माना जाता है दिल्ली NCR के पूरे सर्किट में जो बहुत ही अफोर्डेबल है और ग्रेटर फरीदाबाद जो नया इलाका है नहर पार का, उसे ये श्रेय जाता है। तो आप किस तरह से रियल एस्टेट को बहुत ही सहायक मान रहे हैं फरीदाबाद के भविष्य के लिए? फरीदाबाद के भविष्य में रियल एस्टेट ने काफी बड़ा योगदान दिया है, स्पेशली नहर पार एरिया ने। जैसे कि मेरे बाकी पैनलिस्ट ने भी, इस प्रोग्राम के बाकी पैनलिस्ट ने जो बात की है, कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन किसी भी शहर को अच्छा बनाने के लिए उसमें और बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरी होता है और वो सारी सुविधाएं फरीदाबाद में अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अच्छा अवेलेबल है। कई बार क्या होता है, किसी सिटी का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बड़ी तेजी से यहाँ पे सुधार हुआ है। अगर हम यहाँ पे किसी भी सेक्टर्स में जाके देखें तो कंक्रीट की रोड बन गई है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से अच्छा हुआ है और इसमें हमारे हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छी सोच रही है। यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उन लोगों ने काफी चीजों को देखा है क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्हें इस पूरे सिटी के बारे में ये पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें पहले सुधार करना चाहिए, कितना सुधार करना चाहिए, वो उन्होंने पूरा योगदान दिया है और उसकी वजह से ये सिटी बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो 80s की अगर हम बात करें तो 80s में ये सिटी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ एशिया कहा जाता था और कुछ ऐसे कि बीच में ये सिटी बहुत अच्छा नहीं कर पाया इंडस्ट्रीज के उससे। इंडस्ट्री से आगे बढ़ के जो है फरीदाबाद रियल एस्टेट के लिए एक हब के तौर पर काफी आकर्षक डेस्टिनेशन को उभर कर सामने आ रहा है। जैसा कि आपने कहा, कई सारे बुनियादी ढांचा है, बुनियादी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं, तमाम एजेंसी की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। आपसे साफ समझना चाहेंगे, चूंकि हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा की इंडस्ट्री के ऊपर, भी इंडस्ट्री पर चर्चा हो रही थी, एक जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि फरीदाबाद में SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि यहाँ के कुल इंडस्ट्री 90% हिस्सा इन्हीं का है, उनमें एक स्किल्ड मैन पावर की कमी होती है। तो आप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन होने के नाते इसको कैसे आप डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पे SME को स्किल्ड मैन पावर के तौर पर डेवलप किया जाए ताकि यहाँ की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वो उनको इसका फायदा मिल सके? देखिए, एक मेजर चैलेंज कहीं भी किसी भी अगर हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो सबसे पहले बात की गई है कि एक इंडस्ट्री और एकेडमिया में कहीं ना कहीं गैप रहा है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश रही कि जो यहाँ की SMEs हैं, जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं और इवन कोई और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर इंडिया से हमारी कनेक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू प्रोवाइड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, तो उस कनेक्टिविटी का यूज करते हुए प्लस हमारे रिलेशंस का यूज करते हुए जो हमारे फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट या उनके अधिकारी रहे हैं, हम ऐसे कोर्सेज या ऐसे प्रोग्राम शुरू करें जो कि बच्चों के लिए एम्प्लॉयबल हो। बच्चे उस कोर्स को करने के बाद कोई ऐसी परेशानी फेस ना करें इंडस्ट्री में जाने के बाद, और एक ऐसे स्किल्स लेके चलें जिस स्किल्स के बाद कहीं इंडस्ट्री ये कह सके कि जनरली इस यूनिवर्सिटी से या इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो बच्चा अगर हमारे पास आया है तो वो बच्चा उस सारे स्किल्स के साथ आया है। उसमें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे जब करीबन आज हमारे इंस्टीट्यूशन करीबन 15 साल हो चुके हैं, नॉर्थ इंडिया में मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन में करीबन 15 साल ही हुए हैं जब एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो अगर हम कंपेयर करें बाकी डेस्टिनेशन से, सदर्न स्टेट से या वेस्टर्न स्टेट से, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ में डेवलपमेंट डिले थी। बट आज एक फेज ऐसा है जो पिछले 4-5 साल में मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है, बहुत अच्छी रिलेशन बिल्डिंग हो रही है। इंडस्ट्री एकेडमिया बहुत अच्छा सपोर्ट करके आपस में चलना चाह रहा है। इसी सपोर्ट की वजह से शायद लगता है कि फरीदाबाद के SME जो है वो पूरे देश में जाने जाते हैं और SME यहाँ पे काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शारदा मैम, आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि इंडस्ट्री के SME के लिए इन्होंने तो एजुकेशन की व्यवस्था
व्यवस्था कर दी स्किल करने के लिए, लेकिन एसएमई की एक शिकायत यहाँ पे एक जरूर है कि जो क्लस्टर होना चाहिए था हर एसएमई के लिए अलग सेक्टर के लिए, वो क्लस्टर का अभाव फरीदाबाद में दिया। काफी बिखरी हुई इंडस्ट्री है, घरों में इंडस्ट्री है, कहीं भी इंडस्ट्री, उस क्लस्टर को डेवलप करने के लिए आपकी तरफ से क्या लगता है, कुछ अपनी योजनाएं बना रखी है अपने पास? बिल्कुल, एक तो हमारा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन आ रहा है और जो इंडस्ट्रीज स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, उनके लिए भी हरियाणा सरकार योजनाएं लेकर आ रही है। जैसे जैसे हमारी बड़ी परियोजनाएं काम करती हैं और उनसे जो समस्याएं हमें लोगों के सामने आती हैं, तो हम नई योजनाओं को भी मूर्त रूप देते हैं। तो जो भी समस्याएं हैं वो सुझाव हम ले लेंगे और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमेशा सुधार के हम समझते हैं कि दरवाजे हरियाणा सरकार की तरफ से खुले रहते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की टाइम टू टाइम हम लोग मीटिंग भी करेंगे और जो भी समस्याएं इस तरह की सामने आएंगी, इनके सुझावों के मुताबिक अब फरीदाबाद का विकास होगा, क्योंकि फरीदाबाद सचमुच संभावनाओं का शहर बनकर उभर रहा है और निवेशकों के लिए पसंदीदा उनका डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और हरियाणा सरकार का पूरा फोकस फरीदाबाद के उत्थान की तरफ है। तो जिस तरह के भी सुझाव आएंगे हमारे पास, उस तरह की योजनाएं अमल में लाई जाएंगी। आपने सुझाव की बात कही और यहाँ पर इंडस्ट्री मौजूद है, तो क्यों ना उनसे ही सीधा कुछ सुझाव हम सुने। कपूर जी, आपसे जानना चाहूंगी, इंडस्ट्री के तौर पर अब ये इस्टेब्लिश किया गया, बसाया गया एज एन इंडस्ट्रियल शहर और वैसे ही काम चलता गया, लोग आते गए और बढ़ते गए, लेकिन आप लोग किस तरह का सपोर्ट इस शहर में ढूंढते हैं जो आपको नहीं मिल पा रहा है? बहुत सारे सपोर्ट मिल भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं फिर थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा। ये शहर जब एस्टेब्लिश हुआ था, पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशन 2 लाख के आसपास थी। आज पॉपुलेशन 14 लाख से ज्यादा हो गई है इस शहर की। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इस शहर की पॉपुलेशन को। इसी तरह इंडस्ट्री भी बढ़ती गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज काफी, जैसे आपने कहा कि घर घर में बसी हुई हैं, उनका जो एक रिक्वायरमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पूरा नहीं हो पाया है। गैप डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और ये गैप इंडस्ट्री एसोसिएशंस और सरकार आपस में मिलकर काफी इसमें विचार विमर्श कर चुके हैं, मास्टर प्लान बनाया गया है। सिर्फ हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से कि जो गैप आ चुका है पिछले 20 साल से फरीदाबाद में, प्लानिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, उसको थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ाया जाए और ताकि फरीदाबाद अपने जो पुराने गौरव को है उसको वापस हासिल कर सके और जो इसकी एक छवि थी पहले, उस छवि को फिर से वापस ला सके। आपसे बल्ला सिंह साहब समझना चाहेंगे, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी समस्या होती है। आप कोई प्लान बनाते हैं कि 10 साल बाद वो प्रोजेक्ट पूरा होगा और उसके हिसाब से आप प्लान बनाना शुरू किए, वो 10 साल के बजाय 15 साल तक प्रोजेक्ट पूरा होता है और तब तक वहां का जो डिमांड होता है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो डिमांड सप्लाई गैप हमेशा बना रहता है। जब तक कि काम आप शुरू करते हैं तब तक पता चला कुछ और डिमांड आ गए। इसको कैसे मैनेज करेंगे आप, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी शिकायत रही है फरीदाबाद इंडस्ट्री की तरफ से? हाँ, अभी जिस तरह मैडम शारदा राठौर ने जिक्र किया था IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड ह्यूज टाउनशिप फरीदाबाद के अंदर नहर पार एरिया में 4 सेक्टर्स के अंदर आ रही है। 1800 एकड़ के अंदर स्प्रॉलिंग है IMT जो भी है, और उसके अंदर सबसे जरूरी है कि उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। मैं उसको कई बार विजिट कर चुका हूं खुद, और उसके अंदर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, दे आर इन फुल स्विंग एंड वी आर होपफुल नेक्स्ट ईयर 2013 जून जुलाई तक हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो काम है वो पूरे कर देंगे। एंड उसके लिए जो अलॉटमेंट्स का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड, आर बीइंग इनवाइटेड एंड अराउंड 35 जो प्रेस्टिजियस कैटेगरी है, प्रेस्टिजियस कैटेगरी के अंदर 35 एप्लीकेंट्स उनको प्लॉट्स अलॉट भी किए जा चुके हैं। टोटल मोर देन 500 प्लॉट्स आर बीइंग अलॉटेड। तो इसका ये है कि जितनी जल्दी मीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी काम हो सके और डेडलाइन मीट करे फरीदाबाद, ये पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज को मिस भी किया है फरीदाबाद ने, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी रही IT की। IT रेवोल्यूशन पूरे देश ने। राठौर मैम, आप कहना चाहेंगी IT की बस मिस हो गई फरीदाबाद से, ये अब इसे मेकअप करने के लिए क्या करने वाली है फरीदाबाद? देखिए, जहां कहीं कुछ मिस होता है तो कहीं कुछ न कुछ लाभ भी होता है। फरीदाबाद में अगर हमने IT को मिस किया है तो बाकी जगहों पे हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। यहाँ एक आम आदमी
जो अपना गुजर बसर करना चाहता है वो बड़ी आसानी से उसको रोजी रोटी मुहैया फरीदाबाद हमारा शहर करा रहा है। और हर वर्ग के लोग यहाँ मिलेंगे, हर प्रदेश के लोग यहाँ मिलेंगे और एक लघु भारत के रूप में, मिनी इंडिया के रूप में एक मिश्रित संस्कृति लिए फरीदाबाद उभर कर आ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आईटी में भी अब हम नए आयाम स्थापित करेंगे और बहुत जल्दी सरकार के और हमारे उद्योगपतियों के, हमारे फरीदाबाद की जनता के सहयोग से हम आईटी में भी नई बुलंदियों को छुएंगे। बिल्कुल, हम सबके और सीएनबीसी आवाज की खास तौर से शुभकामनाएं रहेंगी कि आईटी जिनकी बस छूटने की बात प्रियंका कर रही है, बस हम लोग जल्दी पकड़ेंगे और बस और के मुकाबले ज्यादा तेजी से दौड़ेगी। आपसे समझना चाहेंगे प्रशांत भल्ला साहब, चूंकि आईटी की बात कर रही है, इसकी शुरुआत अगर कहीं देखने को मिलती है तो सबसे पहले देखने को मिलती है उस क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में। आपके पास क्या ऐसे लोगों के इंटरेस्ट आ रहे हैं, दिलचस्पी आ रही है जो वाकई आईटी की तरफ रुझान हो उनका, जो आने वाले दिनों में फरीदाबाद को आईटी हब के तौर पर देख रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे आकर के अपने आप को डेवलप करना चाहते हो? देखिए, हमारे यहाँ काफी कंप्यूटर लिंक कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग में भी कई ऐसे कोर्सेज हैं और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज में हमारा ये फोकस है कि हम इंडस्ट्री को साथ जोड़ के, जैसे कि अभी पीछे जिक्र हुआ, उनको साथ लेके चलें और ऐसे स्किल्स दें जो कि उनके लिए स्पेसिफिक हो। जैसे एक इनिशिएटिव हमारा टाटा कंसल्टेंसी के साथ चल रहा है, जो कि उन्होंने पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे शिक्षण संस्थान के साथ किया है। उसमें वो हमारे पहले साल में ही हमारे बच्चों को साथ अपने जोड़ते हैं, उनको लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बच्चों को डेवलप किया जाता है और उस प्रोजेक्ट्स बच्चे करके और उसी इंडस्ट्री में करीबन उनकी एब्जॉर्ब होने की संभावनाएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश है, ऐसी एक बैंकिंग से रही हमारी, उसमें भी एक्सक्लूसिव ऐसे कोर्सेज डेवलप किए गए जो कि स्पेसिफिक थे सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं आज एक जो डिमांड है मेरे ख्याल से मार्केट की, वो है एम्प्लॉयबिलिटी की। पहले तो हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों को जो एसोसिएशंस मिले, जो एसोसिएशंस उनको वो बेनिफिट दे सके और वो इंडस्ट्री हमारे साथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होती है, वो हमारे साथ जुड़ती है, वो कहीं ना कहीं हमारी डिलीवरी में इन्वॉल्व होती है, जिससे कि हम वो क्वालिटी भी दे पाते हैं और एंड में उन बच्चों को एक एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम भी नहीं है। जो बिल्कुल जिस तरफ फरीदाबाद आगे बढ़ना चाहता है, शारदा जैसा कहते हैं हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे, उसकी प्लेटफॉर्म एक तरह से जमीन तैयार होनी शुरू हो गई है, उसमें आपकी काफी अहम भूमिका हो रही रहेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया। हम इस वक्त है फरीदाबाद में और ब्रेक के बाद खास तौर से चर्चा करेंगे फरीदाबाद में जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाला है, फरीदाबाद जिस जोन में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ की तस्वीर में बहुत बड़ी क्रांति की बात की जा रही है। ये क्रांति कितनी हकीकत में बदलेगी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया है फरीदाबाद में। इस शहर में वो बात दिख रही है जो इसे हासिल करवा सकती है वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा, यानी भविष्य का शहर बन सकता है फरीदाबाद। कौन सी वो बातें हैं जो इसे भविष्य के शहर की राह पर ले जा सकती है, यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं फरीदाबाद के ही भागीदारों से। जी हाँ, वो स्टेक होल्डर्स जो एक शहर को बनाने में अहम रोल निभाते हैं। मेरे साथ हैं खास मेहमान फरीदाबाद के ही शारदा राठौर मैम। आपसे समझना चाहूंगी, फरीदाबाद की पहचान अब मेडिकल और हेल्थ के लिए भी हो रही है। कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक अफोर्डेबल मेडिकल डेस्टिनेशन के तौर पर भी फरीदाबाद को देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी हमारे शहर को जाने जाना लगा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ सर्जरी कराने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीशन की तरफ है। हमारे गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज आया है, एक और 2-3 मेडिकल कॉलेजेस आए हैं। मानव रचना हमारे यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है और इसी तरह MVN यूनिवर्सिटी आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा काम फरीदाबाद में हो रहा है। और एम्स की यहाँ एक सिस्टर ब्रांच है बल्लभगढ़ में, तो एम्स की तरफ से भी वो जमीन उन्होंने मांग की है और हरियाणा सरकार उन्हें जमीन मुहैया करवा रही है। एम्स का एक बड़ा हॉस्पिटल जल्दी ही नियर फ्यूचर में खुलने जा रहा है और जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी हैं उनको भी हम ज्यादा पैसा मुहैया करा के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मजबूत कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं, डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं और सर्जरी पैकेजेस हमने शुरू किए हैं, जिससे गरीब से गरीब आदमी को बहुत कम पैसे में सर्जरी की सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। तो मेरा मानना है कि मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी हमारे फरीदाबाद की नई पहचान हो रही है। और इसी तरह मैं शिक्षा की बात अवश्य करना चाहूंगी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल हब के रूप में फरीदाबाद की पहचान पुराने समय से चलती आ रही है, वैसे ही कुछ वर्षों में एजुकेशन हब के रूप में हमारा फरीदाबाद उभर कर आया है।
गवर्नमेंट ने भी YMCA टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है और उसके लिए हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं। उसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जा सके। और मानव रचना हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है, प्रशांत बाला जी बैठे हैं हमारे बीच में। MVN यूनिवर्सिटी आ रही है और भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, जो लोग भी शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो उनको फरीदाबाद में पूरी सुविधाएं हैं और फरीदाबाद एजुकेशन हब के रूप में भी उभर कर आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पे एजुकेशन की काफी संभावना है और मेडिकल टूरिज्म की संभावना है। हमने कई लोगों से बात की थी, उनका कहना था कि हमारे यहाँ पे अफोर्डेबल की बात तो कर रहे हैं मेडिकल सर्विसेज की, लेकिन एक दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर जो मेडिकल सर्विसेज में जाए, इसके लिए बहुत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है, बहुत सुविधाएं नहीं है। आप यूनिवर्सिटी होने के नाते यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आप, तो इसमें अपनी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाएंगे आप? इसमें कुछ कोर्सेज पैरामेडिकल साइंसेज में हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ डेंटल भी कोर्स चल रहा है और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए चल रहे हैं। बट डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट है, जैसे नर्सिंग की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमें दिख रही है, तो उस कोर्स के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले सत्र में उसको इंट्रोड्यूस करें। तो दैट्स ऑल लिंक टू ट्राइंग टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटी फॉर द हॉस्पिटल्स जो यहाँ पे हैं। और कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से ये एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है फरीदाबाद के लिए। हमारे यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी क्वालिटी मेडिकल केयर दी जा रही है। और उसके साथ साथ एक बहुत मेजर फैक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग का, कि जो पेशेंट है, कोई अगर यहाँ पे आता है, इवन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए ये रहने की जो कॉस्ट है, वो लिविंग कॉस्ट काफी कम है कंपेयर टू से दिल्ली और नोएडा और इवन गुड़गांव। तो वो कहीं ना कहीं एक फरीदाबाद की एक अट्रैक्शन है कि बाहर से जो बच्चे या बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए, उनके लिए यहाँ रहना, उस फैसिलिटी को पूरा करना और यहाँ उस तरीके से आ पाना आसान होता है। चलिए, जैसा कि आपने कहा कई सारी संभावनाओं का भी एक तरह से उसमें भागीदार बनना चाहते हैं। दर्शकों का सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चलते चलते एक सवाल पूछते हैं आपसे बल्ला सिंह साहब की। इंडस्ट्री में जो विकास देखने को मिल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है जो आने वाले दिनों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके जरिए इसमें कितना संभावना आप देख रहे हैं? इसके आने के बाद यहाँ के औद्योगिक तस्वीर किस ढंग से बदल जाएगी? DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये प्रोजेक्ट है और यूपी के दादरी टाउन से लेके मुंबई तक ये जाएगा, कई स्टेट्स के बीच में से गुजरेगा और राजस्थान, गुजरात वगैरह उधर काफी जमीन एक्वायर हो चुकी है और काम इसके ऊपर पूरा फुल स्विंग में है। हमारे फरीदाबाद जिले से ये गुजरेगा, उसके अंदर से जो जमीन एक्वायर करनी है उसके लिए तो वो अंडर प्रोसेस है और मेरे ख्याल में बहुत जल्द वो जमीन एक्वायर करके हम अपने कब्जे में ले लेंगे और जो भी कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसी है उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो बट ये जो फरीदाबाद में से गुजरेगा ये कॉरिडोर, इससे मैं समझता हूँ ये फरीदाबाद की इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मीनिंगफुल और फ्रूटफुल प्रोजेक्ट रहेगा। इंडस्ट्रीज की तो बात हो गई, लेकिन एक और जो हुडा ने एक काम किया वो था एक ग्रेटर फरीदाबाद क्रिएट करने का काम, या कहें नहर पार का इलाका जिसमें आप लोगों ने काफी जमीन अलॉट की है बिल्डर्स को। इसके पीछे क्या सोच रही इस नहर पार के इलाके को लेकर के? हाँ, उस एक साइड के अंदर अगर आप फरीदाबाद की वेस्टर्न साइड को देखो, उसके बाद आगे सूरजकुंड या पहाड़ आ जाता तो आगे एक्सपेंशन का स्कोप नहीं बचता। तो उसके अगर ईस्टर्न साइड में एक जगह बच जाती है नहर पार एरिया, नहर मीन्स आगरा कनाल, उसको क्रॉस करके तो हमारे हुडा के 15 रेजिडेंशियल सेक्टर्स आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से अगर उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट कॉलोनाइजेशन भी है, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स भी आ रहे हैं और हुडा के सेक्टर्स भी आ रहे हैं। ये अगर आपने लेटली अगर आपने देखा होगा तो ये ग्रेटर फरीदाबाद एक बिल्कुल एब्सोल्युटली, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इसके साथ साथ IMTs के साथ ही है और नोएडा को यहाँ से जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी टाउनशिप के रूप में उभर के आएगा। बिल्कुल, और SRS के भी कई प्रोजेक्ट जिंदल जी आ रहे नहर पार के इलाके में। ये इलाका आप कैसे देखते हैं? लोग यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं, दिल्ली नोएडा से आते हैं लोग घर खरीदने के लिए। यहाँ पे दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा से नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि इसे सिटी के नाम से जाना जाने लगा है। अफोर्डेबल प्राइसेज है यहाँ पे और जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की अगर हम इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन देखें तो वो काफी अच्छी होती जा रही है। नहर पार के एरिया में अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली के मुकाबले काफी रीजनेबल प्राइसेज पे यहाँ पे रेजिडेंस अवेलेबल है। और अगर हम दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की कनेक्टिविटी, ज्योग्राफी
जियोग्राफिकल लोकेशन फरीदाबाद की बाकी सारे एनसीआर स्टेट से बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर यहाँ से हम गुड़गांव जाना चाहें तो 35-40 मिनट, यहाँ से हम दिल्ली जाना चाहें तो 35-40 मिनट, यहाँ से हम नोएडा जाना चाहें तो 35-40 मिनट, यहाँ से हम ग्रेटर नोएडा जाना चाहें तो 35-40 मिनट। लेकिन जो और सिटीज एनसीआर के हैं, गुड़गांव से अगर दिल्ली जाना चाहें तो हो सकता है 35-40 मिनट, या कि नोएडा अगर जाओगे तो फिर आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो लोकेशन फरीदाबाद की जितनी अच्छी है, लोकेशनल एडवांटेज फरीदाबाद में है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है वो सर्विस कहीं और करते हो, काम दिल्ली में करते हो, गुड़गांव में करते हो, लेकिन यहाँ की अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा यहाँ पे है। और फैसिलिटीज की बात करते हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ मिसमैच भी हो जाता है या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, उसके बारे में गवर्नमेंट सोचती है, अच्छा करती है। आज भी ऐसा नहीं है कि नहर पार में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डेवलप हो चुका है, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, वहाँ पे लैंड एक्वायर कर ली है, कहीं पे रोड। बहुत ही अहम सवाल उठता है, जिस नहर पार्क की बात हम करते हैं कि काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, फरीदाबाद का एक भविष्य देखा जा रहा है नहर पार्क में, उसके बारे में आम लोग क्या सोचते हैं, यही जानेंगे। फरीदाबाद के कुछ लोग हमारे साथ हैं, दर्शक हैं, उनसे सबसे सवाल लेना चाहेंगे साकेत मनोचा साहब से। पूछे अपना सवाल साकेत। हेलो, मैं जानना चाहूंगा कि मैंने एक फ्लैट बुक किया था 2005 में दिसंबर में नहर पार इलाके में रहने के लिए। आज करीब 7 साल हो गए हैं और अभी तक रहने के लिए नहीं मिला है। सड़कें जो जब बिल्डर ने प्लान बनाया था उससे पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सड़कें भी नहीं बनी है। सरकार का 2 साल का टाइम है सड़कें बनाने का, तो इस तरीके से कुल 9 साल हो गए हैं, अभी तक रहने के लिए नहीं मिला। आगे कितना टाइम और लगेगा, मैं जानना चाहता हूँ। बल्ला सिंह साहब, आप ही से बेहतर जवाब दे सके इसका, क्योंकि ये बुनियादी ढांचा सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। यस, इसके अंदर क्या है, कुछ फार्मर्स के साथ इश्यूज थे लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी के, तो उसके कारण कुछ डिले हुआ। वो इश्यूज मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन सॉर्टेड आउट, उनके तो कोई सड़कें बननी स्टार्ट हो गई हैं। कुछ 2-3 सेक्टर्स के अभी हमारे इश्यूज बकाया हैं, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट होपफुल के बहुत ही नियर फ्यूचर के अंदर वो इश्यू भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो वो क्योंकि फार्मर्स से कब्जा लेने के अंदर कुछ डिले हुआ, उसके कारण जो इनकी जो शिकायत है शायद उससे रिलेटेड है, बट वो कब्जा क्योंकि हुडा को मिल चुका है तो जल्दी रोड बनके इनको जल्दी अपना फ्लैट भी मिलेगा जल्दी। बिल्कुल। एक और सवाल है, रोहित मट्टू जी यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में, फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं रोहित भी। रोहित, पूछिए क्या चाहते हैं आप? हाँ, मैं अभी रिसेंटली ग्रेटर फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी है उनसे क्वेश्चन है कि ग्रेटर फरीदाबाद कॉन्सेप्टलाइज तो 1991 में हुआ मास्टर प्लान में, तो जो रियली कुछ एक्शन देखने को मिला जो इनके एंड पे था, रोड बनाना है, बेसिक जितनी भी सुविधाएं प्रोवाइड करना, उसके ठेके अभी जाके छूटे हैं। और उसमें भी अभी जो डेवलपमेंट चल रही है इतनी स्लो स्पीड से चल रही है, तो मतलब कब हम वाकई देखें और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी सेंसिटिव है इस चीज को लेके। और जो हम आईएमटी की बात कर रहे हैं, जो वापस ग्लोरी जो फरीदाबाद विच हैज लॉस्ट ड्यूरिंग 1990s और 2000 आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, have they appointed any nodal officer which is really particularly for the greater Faridabad area कि 2 साल या 3 साल डाउन द लाइन you will find all the things in the current position? जी, हम सारे जवाब सिंह साहब से पूछ रहे हैं, इसीलिए आप पर ये सवाल भी मैं दागूंगी। सिंह साहब माफ कीजिएगा, लेकिन आप ग्रेटर फरीदाबाद को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतना बड़ी प्लानिंग है, और अगर लोग बुनियादी सुविधाओं की शिकायत कर रहे हैं तो कहीं चूक हो रही है लग रहा है। हाँ, मैंने बताया कि जो फार्मर्स के साथ इश्यूज थे उनसे जमीनों के पोजेशन लेने के जो डिले हुआ है, दैट इज द बेसिक रीजन। जहां तक ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए एक नोडल एंड एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी अपॉइंट करने के लिए हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में वहां पे स्टेट ऑफिस, उनका पूरा इंजीनियरिंग विंग है। देन हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड विंग हैं और ये बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच रहेगी। मेरा खुद का फोकस रहेगा कि फरीदाबाद जो न्यू फरीदाबाद है, ग्रेटर फरीदाबाद, उसकी डेवलपमेंट का जो पेस है उसके अंदर थोड़ी वो स्पीड अप हो। तो आप हमारे मंच से ये वादा करेंगे फरीदाबाद के लोगों को कि वो जो एक पेस है जो स्लो चल रहा है उसमें स्पीड आएगी? श्योर, आई प्रॉमिस। चलिए, तो ये वादा है कि जो भी शिकायत है ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों के लिए। शारदा मैम, आपको भी लाना चाहूंगी, आपके ही इलाके के लोग हैं और ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार जिसे हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हैपनिंग प्राइम लोकेशन है फरीदाबाद का, आप बुनियादी सुविधाओं के मामले में लोग शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ
कि कहीं ना कहीं कुछ देरी हुई है, और देरी का कारण भी बलराज सिंह जी हमारे डिप्टी कमिश्नर इन्होंने बताया है। लेकिन मैं यहाँ यह जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर बहुत संजीदा हैं कि फरीदाबाद के विकास को एक्सपेडाइट किया जाए, इसे स्पीड अप किया जाए, और वो हर जिले में अब स्वयं जाकर डेवलपमेंट वर्क्स की मीटिंग ले रहे हैं, रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी पीछे मेवात वो रुके थे और पीछे यमुनानगर, वो स्वयं वहां नाइट स्टे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, और वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरी हिदायतें दे रहे हैं। तो जल्दी ही फरीदाबाद भी उनका विजिट करवाएंगे ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सपेडाइट किया जा सके। चलिए, तो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री आएंगे, फरीदाबाद के लोगों के बीच सुनेंगे उनकी शिकायत, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, कनेक्टिविटी के काम हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इंटीरियर पर थोड़ा बहुत जो काम है वो धीमा चल रहा है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। और अगर ये कर लिया जाए तो शायद फरीदाबाद को भविष्य का शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। हमारे सारे पैनलिस्ट बने हुए हैं हमारे साथ, हम इनसे ये चर्चा जारी रखेंगे। हाजिर हो रहे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में। इस वक्त हम इस बैठे हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद के ढेर सारे दर्शक भी हमारे जो यहाँ पे रहते हैं, और फरीदाबाद के कई सारे बड़े बड़े हस्तियां हमारे साथ हैं जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। अब तक यहाँ पे इंडस्ट्री कितनी संभावनाएं हैं, बुनियादी ढांचे क्या संभावनाएं, क्या हालत है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा पहलू है फरीदाबाद का जिसपे अब हम चर्चा करेंगे वो है यहाँ के टूरिज्म को लेकर के। यहाँ का सूरज कुंड मेला काफी फेमस रहा है। इसके अलावा कई और सारी डेस्टिनेशन है जो यहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से काफी ज्यादा पोटेंशियल लगती है। आपसे जानना चाहेंगे शारदा मैम कि यहाँ पे टूरिज्म की कितनी संभावनाएं देखते हैं, खासतौर से हम सूरज कुंड मेले से शुरुआत करें तो इसकी। देखिए, सूरज कुंड मेला तो अपने आप में एक बहुत मैं कहूंगी महत्वपूर्ण इवेंट फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए होता है, और एनसीआर के लिए एक गौरव का प्रतीक है सूरज कुंड जो क्राफ्ट फेयर लगता है। उसमें पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, आसपास के देशों से भी हमारे कलाकार आते हैं, हमारे बुनकर लोग आते हैं, हमारे क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग आते हैं। तो ये एक अपनी अलग पहचान बना चुका है, और अब ये सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर नहीं रहा, इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर के नाम से जाना जाना शुरू हो गया है। और चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, राष्ट्रपति रहे हो, बड़े से बड़े मंत्री रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ इस सूरज कुंड मेले में आकर शिरकत की है, यहाँ देखा है और इसको सराहा है। तो मैं समझती हूँ कि सूरज कुंड भी फरीदाबाद जिले की एक पहचान बन चुका है, और ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम इसमें कवर कर रहे हैं। यहाँ बेहतर सुविधाएं देने की हर वर्ष हमारी कोशिश होती है, और हर वर्ष यहाँ दर्शक जो आते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार यहाँ कटिबद्ध रहती है। लेकिन ये जितना बड़ा इवेंट है, जितने सैलानियों को खींचता है, भारत के नहीं विदेशों के, क्या उसको आप टू द मैक्सिमम उसका फायदा उठा पा रहे हैं? मुझे लगता है नहीं, कहीं कमी हो जा रही है, और ये आपके लिए भव्य इवेंट हो सकता है, भव्य कमाई का जरिया हो सकता है। देखिए, संभावनाएं हमेशा रहती हैं, और हमेशा ही गुंजाइश रहती है सुधार की। तो मैं समझती हूँ कि हर वर्ष हम कुछ ना कुछ बेहतर करके दिखाते हैं, कुछ ना कुछ नए सुधार हमारे सामने आते हैं। तो जैसे जैसे हमारे चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं, कुछ समस्याएं निकल कर आती हैं, कुछ सुझाव निकल कर आते हैं, तो उन पर कार्य होता है। और पहले से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा दर्शक आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, और मैं समझती हूँ कि भविष्य में इसमें और भी सुधारीकरण की संभावनाएं। चलिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। राजीव कपूर जी, आप इंडस्ट्रीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज क्या चाहती हैं कि फरीदाबाद में ऐसी कौन सी बात हो जो आप लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक हो सकती है और आपके बिजनेस को बहुत अच्छी तरक्की की राह पर ले जाए? देखिए, इंडस्ट्री के लिए 4 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। कनेक्टिविटी, जिसके ऊपर हम काफी बातचीत कर चुके हैं, सड़कों के बारे में। फरीदाबाद की सीवरेज जो है, दैट इज अगेन अ बेन फॉर द इंडस्ट्री। पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, आई थिंक दैट इज एक बहुत बुनियादी मुद्दा है। पावर को लेकर इंडस्ट्री डीजल के ऊपर चल रही है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो अगर हमारी पावर अवेलेबिलिटी हो जाती है तो फरीदाबाद और हरियाणा की समस्त इंडस्ट्री जो है देश भर में कंपेटिटिव भी हो सकती है। एक और समस्या जो सबसे बड़ी हमारे सामने है वो पानी की समस्या है। इंडस्ट्री को पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है,
मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री टैंकर्स पे चल रही है। बहुत दिक्कत आती है पानी को लेकर। इंडस्ट्री, आप जानते हैं, इंडस्ट्री पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। पानी की अवेलेबिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम। ये अगर 4 चीजों पे अगर हम फोकस कर लें तो इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम फरीदाबाद में नहीं है। बल्ला सिंह साहब से समझना चाहेंगे, ये 4 चीजें जिन्होंने फोकस पॉइंट बताया जो ये प्राथमिकता के तौर पर किया जाना चाहिए था, आपके एजेंडे में शामिल है? हाँ, बिल्कुल हमारे एजेंडा के अंदर शामिल है। जहां तक इन्होंने पानी की बात बताई, कब तक इस समस्या को दूर कर लेंगे? तुम बिल्कुल पूछा जाए एजेंडे में शामिल हो तो कब तक ये शिकायतें दूर? ये मेरे ख्याल में जहां तक पानी वाली बात है, इसको लगेंगे करीब करीब 2 साल। और जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन है उसके अंदर हमें करीब करीब 770 करोड़ रुपया हमें मिला है, और उसमें से हम मेजर जो चंक है करीब 550 करोड़ रुपए का, वो हम वाटर सप्लाई पे ही खर्च कर रहे हैं। जो रेन्यूअल स्कीम है, यमुना के बेड से इतनी दूरी से पानी यहाँ पे लेके लाया जाएगा, और 2-3 साल के बाद मेरे ख्याल में ये जो पानी की प्रॉब्लम है, इट विल नॉट बी दैट एक्यूट। जहां तक पावर की बात है, पावर में ये एक पूरे स्टेट लेवल पे पिछले 6-7 साल के अंदर बहुत ही प्रोएक्टिव रोल गवर्नमेंट का रहा है। और इस दौरान आपके खेदर प्लांट हमारा स्टार्ट हुआ, झाड़ली झज्जर के पास वो स्टार्ट हुआ, और कुल अगर देखें तो 314 कुल मिलाकर के सब स्टेशन नए बनाए गए हैं, एंड मोर देन 500 उनकी जो कैपेसिटी है वो दैट हैज बीन ऑगमेंटेड। बिल्कुल, यानी इंडस्ट्री की आवाज है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सीवरेज सिस्टम अच्छा चाहिए, और कुछ ऐसी आवाज फरीदाबाद के लोगों की भी जिनकी आवाज मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर बैठे हुए बलजीत सिंह चावला जी। बलजीत जी, पूछिए, बोलिए। मैं पूछना चाहूंगा कि हम बार बार बात करते हैं फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की, फरीदाबाद गुड़गांव, फरीदाबाद नोएडा, लेकिन फरीदाबाद का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, वो ही बेसिक में लैक कर रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी। हमें ग्रेटर फरीदाबाद डेवलप कर दिया, हम उसमें बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद से कैसे है? देयर इज नो कनेक्टिविटी एट ऑल। जी चावला साहब, आपने भी जो सवाल उठाया है, बहुत बेसिक सवाल, बुनियादी जरूरत। राठौड़ मैम, आपसे जवाब चाहूंगी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो शहर के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल इन 5-7 वर्षों में हमने बुनियादी जरूरतों को ही उठाया है, और अब नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में, हमें जो हमारे प्रयास रहे हैं उनका मूर्त रूप देखने को नजर आएगा। 180 सिटी बसेस हमने शुरू की हैं, और साथ ही साथ हम प्राइवेट जो बस चालक हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, प्राइवेट रूट्स भी हम देने वाले हैं। तो जो इंटरनल कनेक्टिविटी की जो दिक्कत है वो भविष्य में नहीं रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम बसेस को तो इनकी शिकायत बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगला सवाल लेते हैं नीरज अग्रवाल जी का, उनसे जानते हैं क्या पूछना चाहेंगे वो। नीरज जी। नमस्कार जी, मेरा सवाल पार्किंग की समस्या को लेकर के है। यहाँ पर पार्किंग की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और दिल्ली की तर्ज पे जैसे वहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग को FAR से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन फरीदाबाद शहर में अभी तक इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं DC साहब से पूछना चाहूंगा कि इसको अभी तक क्यों नहीं अप्लाई किया गया? बल्ला सिंह साहब। हाँ, जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हब है, एक तो पार्किंग वहां पे प्रपोज्ड है, एक आइडियल लोकेशन, मतलब मल्टी स्टोरी पार्किंग्स, और वो हम 2-3 जगह के ऊपर बनाने के पूरा फाइनल नहीं हुई है साइट्स, बट जल्दी ही इनको साइट्स को हम फाइनल कर लेंगे, बट ये पाइपलाइन में है ये चीजें। यानी बहुत कुछ चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, और शायद इसलिए ये भविष्य का शहर है, क्योंकि ये आगे जाकर के इन सब को हम देखेंगे वास्तविकता का रूप लेते हुए। आखिर में जाते जाते एक एक शब्द आप सब से, आपको क्या लगता है फरीदाबाद को एक चीज जिसकी जरूरत है? फरीदाबाद को बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की सब लोग बात कर रहे हैं, वैसे इस पे काम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी से और अच्छे से इस पे काम करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात करी, कनेक्टिविटी, सारा कुछ हमारे पास है। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच पॉजिटिव करनी होगी और अपनी एक इमेज को वैसे प्रोजेक्ट करना होगा, शक्ति लानी होगी, उससे हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत क्विकली जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार और जनता हम सब मिलकर बहुत जल्दी फरीदाबाद को जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं हम देखेंगे, और यही मेरी मंशा है। सरकार और जनता की पार्टनरशिप। आप अगले 6 महीने में कौन सा काम करके देने वाले जनता को? अगले 6 महीने के अंदर मेन जो हमारे यहाँ पे चीजें होने वाली हैं, जो पावर की बात अभी कपूर साहब ने की, नवादा सब स्टेशन
जो कि फरीदाबाद का 400 केवी का पहला सब स्टेशन होगा, उसको हम सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा एक और 220 केवी का सब स्टेशन वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री, रिलीफ मिलेगा। ये वादा रहा आपका यहाँ की जनता के साथ। आपसे जानना चाहिए इंडस्ट्री क्या चाहती है, कोई एक चीज जो आप तुरंत उसके समाधान चाहते हैं? जैसे डीसी साहब ने कहा, अगर पावर की समस्या हल हो जाती है, पावर के साथ अगर पानी जो रेनीवेल पे काम चल रहा है, ये दो समस्या अगर हल हो जाती है तो इंडस्ट्री को काफी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो हमारा कंपनी का डीएनए है जेसीबी का, सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर हम सब प्लानिंग और सब बहुत अच्छी हम कर रहे हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर हम देखते हुए उसको इम्प्लीमेंट भी कर दें, एग्जीक्यूट भी कर दें, आई थिंक फरीदाबाद जहां पे 85% पॉपुलेशन आपकी लिटरेट है, किसी भी शहर से कम नहीं है, किसी इंडस्ट्रियल सिटी से कम नहीं है, 15 इंडस्ट्रीज हैं, 26 एमएनसीज हैं। एक चीज आपको काफी तारीफ करनी पड़ेगी सर, जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं, यही प्रशासन बैठे हैं जो इस बात को पूरा करने के लिए तैयार है और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में तैयार करने को। क्यों प्रियंका, एक अच्छी बात है यहाँ के लिए। बिल्कुल, यानी लक्ष्मण, फरीदाबाद बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद कहना चाहूंगी अपने सभी पैनलिस्ट का, साथ ही में फरीदाबाद के वो लोग जो हमारे शो में जुड़े हैं हमारे साथ। और फरीदाबाद तैयार हो रहा है भविष्य का शहर बनने के लिए। बहुत सारी संभावनाएं हैं, जरूरत है एक इच्छा शक्ति के साथ इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की, और कोशिश करते हैं हमारी इस मुहिम के बाद ऐसा हो भी। नमस्कार।